सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के और 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। और आई थिंक आप सभी लोग पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे। जो भी बच्चा अभी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा है उससे मैं हार्डली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करें। और व्हाट्सअप ग्रुप पे तो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड ही की गई है जिस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। कुछ बच्चों को अगर प्लेलिस्ट नहीं मिली होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाइए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सीधे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। ऑलरेडी उसमें 1000 से अधिक बच्चे ऐडेड हैं और आप भी ऐड हो सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 200 क्वेश्चंस, मतलब सीक्वेंस में। कल जो आपका एग्जाम है उसके लिए 200 क्वेश्चंस कम से कम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने आई थिंक 100 क्वेश्चन डिस्कस करके प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। डैश कम्युनिकेशन इज अनसुटेबल फॉर लेंथी मैसेज, यानी कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो लेंथी मैसेज के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बड़े बड़े संदेशों के लिए अनुवादित नहीं है, सुटेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। कंटेंट्स ऑफ ऑफर्स एंड कोटेशंस आर, यानी ऑफर्स और कोटेशन की जो सामग्री होती है वो क्या होती है। तो कंटेंट्स ऑफ ऑफर्स एंड कोटेशंस को हम प्रोडक्ट के डिटेल्स के नाम से जानते हैं, उत्पाद के विवरण यानी प्रोडक्ट के डिटेल्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। द लेटर शुड बी बेस्ड ऑन, जो लेटर आपका होना चाहिए यानी आपका जो पत्र होना चाहिए वो किस पे आधारित होना चाहिए। तो लेटर आपका यू एटीट्यूड पे बेस्ड होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण पे आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो यू एटीट्यूड यानी जिस इंसान को आप लेटर लिख रहे हैं आप ये समझ के लिखेंगे कि मैं ही वो इंसान हूँ और मुझे ये पत्र लिखा जा रहा है, तो मुझे किस हिसाब से इस पत्र को देखना है, मतलब मुझे किस हिसाब से पत्र ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, उस हिसाब से आपको लिखना होता है। और सामने वाले इंसान के लिए आपको कर्टसी यानी शिष्टता शो करनी होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यू एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण के माध्यम से आपका पत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो कलर्स के साइकोलॉजी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कलर्स की साइकोलॉजी पे 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। तो कलर्स की साइकोलॉजी याद रखिएगा, मतलब रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि बोल्ड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बोल्ड कलर जो होता है वो पावर रिप्रेजेंट करता है, वो शक्ति रिप्रेजेंट करता है। यानी रिपोर्ट में अगर कोई बोल्ड रंग है तो वो शक्ति की भावना को दर्शाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पावर दैट इज शक्ति। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ बोर्ड मीटिंग आर, यानी बोर्ड मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो भाई नाम ही है बोर्ड मीटिंग, तो बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बोर्ड मीटिंग क्यों कहना है, क्योंकि बोर्ड जो शब्द है वो बीओडी से निकला है एंड बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड मीटिंग डायरेक्टर की होती है, इसलिए बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट कौन होगा, बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें जनरल मीटिंग की तो जनरल मीटिंग में आपके मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डायरेक्टर्स यानी निर्देशक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। अ रिपोर्ट गिवन बाय अ सेक्रेटरी टू द मार्केटिंग डायरेक्टर में बी कॉल्ड एज, यानी विपणन निर्देशक को सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट को क्या कहा जा सकता है। तो अगर कोई सेक्रेटरी किसी मार्केटिंग डायरेक्टर को कोई रिपोर्ट दे रहा है तो उसे हम एक फॉर्मल रिपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे, उसे हम एक औपचारिक रिपोर्ट के रूप में ट्रीट करेंगे। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉर्मल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड प्रोसीजर्स लेड डाउन बाय लॉ इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा रिपोर्ट जो लॉ के हिसाब से बनाया जाता है, जिस हिसाब से लॉ ने प्रोसीजर और फॉर्म को प्रेस्क्राइब किया है उस हिसाब से अगर वो रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उस रिपोर्ट को हम क्या कहेंगे, तो उस रिपोर्ट को हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं, संवैधानिक रिपोर्ट कहते हैं। इसका ऑप्शन गलत है, ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। क्योंकि हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि स्टैट्यूटरी जो शब्द है वो स्टैट्यूट शब्द से बना है और स्टैट्यूट का मतलब ये होता है लॉ। क्या होता है स्टैट्यूट का मतलब, लॉ होता है। इसीलिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं एज पर द प्रोविजंस स्पेसिफाइड इन द लॉ। जिस हिसाब से कानून में बताया गया उस हिसाब से अगर कोई भी रिपोर्ट बनाया जाएगा तो उसे हम संवैधानिक रिपोर्ट कहेंगे यानी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा था। डनिंग लेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, जो डनिंग लेटर्स होते हैं उसको हम लोग कलेक्शन लेटर के नाम से भी जानते हैं।
तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डनिंग लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज कलेक्शन लेटर। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। डैश स्टैंड्स फॉर मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपका मोरल, आपका जो मनोबल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डैट मीन्स मोरल स्टैंड्स फॉर द मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपका मनोबल काफ़ी आवश्यक होता है। जो इंसान जितना ही ज़्यादा हाई मोरल का होता है उतना ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 40 की। एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डैश कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल रिपोर्ट होता है, यानी एक जो अनौपचारिक रिपोर्ट होता है वो सामान्यतः किस प्रकार के संवाद में होता है। तो वो सामान्यतः पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में होता है, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच जब संवाद होता है, संप्रेषण होता है, तो उसे हम इनफॉर्मल रिपोर्ट कहते हैं। दैट मीन्स इनफॉर्मल रिपोर्ट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में जब संवाद होता है, संप्रेषण होता है, तो वो इनफॉर्मल रिपोर्ट के माध्यम से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 में बात करते हैं। डैश द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ स्प्रेड वर्क, यानी जानकारी के स्रोतों को विश्लेषण किया जाना डैश प्रकार है। जब हम जानकारी के सोर्सेज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं उनके सोर्सेज का जब हम पता लगाते हैं, उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। दैट मीन्स जानकारी के स्रोतों को विश्लेषण किया जाना जांच करना कहलाता है। दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशन इज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज द काइंड ऑफ स्पेड वर्क। ठीक है, चलिए 42 की बात करते हैं। डैश इज एन इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम, यानी एक एकीकृत उपयोगकर्ता मशीन सिस्टम क्या है। तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम होता है। ध्यान से, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी इसको शॉर्ट में हम MIS कहते हैं। क्या कहते हैं? MIS, M फॉर मैनेजमेंट, I फॉर इंफॉर्मेशन एंड S फॉर सिस्टम। तो जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसको हम इंटीग्रेटेड यूजर मशीन सिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। डैश इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, और जो इनटेंजिबल पार्ट होता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब 44 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डैश इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ध्यान से, अगर किसी सेंटेंस में किसी मजबूत भावना को व्यक्त किया जा रहा है तो वो सेंटेंस किस पंक्चुएशन से एंड होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में कोई इंसान स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यानी उत्क्रांति चिन्ह से वो समाप्त होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बायोडाटा इज इनक्लोज विद द फॉलोइंग लेटर, यानी जो किसी इंसान का बायोडाटा होता है वो किस में लिखा जाता है। तो बायोडाटा हमेशा एप्लीकेशन लेटर में लिखा जाता है, आवेदन पत्र में लिखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। तो आप सभी लोग जानते हैं रिटन कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स के फॉर्म में होते हैं और फॉर्म्स के माध्यम से होते हैं। तो लिखित संवाद रिपोर्ट्स और फॉर्म्स के माध्यम से किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है। पिक्चर्स, स्लाइड्स, फिल्म्स फॉल अंडर, यानी पिक्चर्स, स्लाइड्स और फिल्म्स जो होते हैं वो किस तरह के कम्युनिकेशन में आते हैं। ध्यान से, पिक्चर्स की बात की गई है, स्लाइड्स की बात की गई है और फिल्म्स की बात की गई है, यानी ओवरऑल इसमें केवल विजुअल कम्युनिकेशन की बात की गई है, इसमें ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन की बात नहीं की गई है। ध्यान से, तो जो पिक्चर्स होते हैं, जो स्लाइड्स होते हैं, अगर उन पिक्चर स्लाइड्स में ऑडियो को भी ऐड कर दिया जाए तब तो वो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन केवल पिक्चर्स की बात करें, केवल स्लाइड्स की बात करें तो वो विजुअल कम्युनिकेशन होता है। चलिए 48 की बात करते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विद डैश कम्युनिकेशन। तो जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है, अनौपचारिक संवाद के रूप में जाना जाता है। 49 की बात करते हैं। एम्पैथी लीड्स टू, जो एम्पैथी होता है उसका मतलब क्या होता है। तो एम्पैथी लीड्स टू ग्रेटर फोकस, अधिक ध्यान। जब भी कोई इंसान एम्पैथी शो करता है तो वो ग्रेटर फोकस के साथ आपको एम्पैथी शो करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज़ ग्रेटर फोकस। आई थिंक आपको एम्पैथी और सिंपैथी का मतलब पता होगा, आपने पढ़ा होगा। एम्पैथी का मतलब होता है
जब आप किसी इंसान को ज़्यादा फोकस के साथ उसके साथ इंगेज रहते हैं अपने कम्युनिकेशन में। और सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, मतलब जब किसी इंसान के साथ कुछ गलत होता है तो आप जाके उसको दिलासा देते हैं, आप उसको मोटिवेट करते हैं, आप उसके दुख में उसका साथ देते हैं, उसको हम सहानुभूति यानी सिंपैथी कहते हैं। चलिए 50 की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली रिलेट्स टू प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, यानी निम्नलिखित में से एक क्रेडिट से संबंधित है तो कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये जो क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 15 को छोड़ दीजिए। बाकी हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, EDP स्टैंड्स फॉर, EDP का मतलब क्या होता है? तो EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, डैश इज समथिंग रिटन आफ्टर द लेटर इज क्लोज्ड, यानी कौन सा ऐसा चीज़ होता है जो लेटर को क्लोज करने के बाद आप लिखते हैं? तो वो होता है आपका पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट इज समथिंग दैट इज रिटन आफ्टर द लेटर इज क्लोज्ड। चलिए आगे बात करते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर अ मीटिंग इज कॉल्ड एज, यानी किसी भी मीटिंग के लिए जो मिनिमम मेंबर्स की संख्या ज़रूरी होती है, यानी जो न्यूनतम संख्या सदस्यों की किसी भी मीटिंग में रहने की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कोरम कहते हैं। कोरम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी अचीव किया जा सकता है जब, ध्यान से, प्रभावी संवाद केवल तभी हो सकता है जब ऑडियंस इज अंडरस्टूड, यानी जब ऑडियंस आपकी बात को समझ रहा है तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो सकता है। फिर जब ऑडियंस आपकी बात को समझ रहा है तो ऑडियंस फीडबैक देगा, और आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन की जान होती है आपकी फीडबैक। जब तक कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं मिलता है तब तक कम्युनिकेशन को पूरा नहीं माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, अ मोटिवेटेड वर्कर डज नॉट नीड मच, जो एक मोटिवेटेड वर्कर होता है, एक जो प्रेरित कर्मचारी होता है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो एक प्रेरित कर्मचारी यानी एक मोटिवेटेड वर्कर को सुपरविजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, तो आप सभी लोग जानते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आता है। ध्यान से, ऐसा कम्युनिकेशन जो सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ आता है उस कम्युनिकेशन को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, और ऐसा कम्युनिकेशन जो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर तक पहुंचता है उसको हम आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज अ, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है वो क्या होता है? तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यानी दूरभाष जो बातचीत होती है वो एक मौखिक संवाद होता है, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, सैल्यूटेशन क्या होता है? तो सैल्यूटेशन बिगिंस एट लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द लेटर। अब इसमें पूछा गया कि सैल्यूटेशन जो होता है वो कब स्टार्ट होता है? तो सैल्यूटेशन स्टार्ट होता है जो आपके लेटर की लेफ्ट हैंड मार्जिन होती है, यहाँ पे आपका सैल्यूटेशन स्टार्ट हो जाए। जैसे आप सर लिखते हैं या मैडम लिखते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिगिंस एट द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ द लेटर, यानी लेटर का जो मार्जिन होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ से आपका सैल्यूटेशन स्टार्ट होता है। आगे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर, जो कम्युनिकेशन के फिजिकल बैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं? तो कम्युनिकेशन के फिजिकल बैरियर्स में टाइम आता है और डिस्टेंस आता है, यानी समय आती है और दूरी आती है संवाद की भौतिक बाधाओं में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन फॉर एन एप्लीकेशन इज, तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस समय आपका जो सबसे अच्छा सैल्यूटेशन, सबसे उपयुक्त जो सैल्यूटेशन माना जाता है वो सर माना जाता है या मैडम माना जाता है। यानी अगर आप सैल्यूटेशन लिखना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन लेटर में तो आप सर लिख सकते हैं या फिर स्लैश करके आप मैडम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ लेटर, यानी लेटर के सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? तो सब्सक्रिप्शन ऑफ अ लेटर कंटेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसीवर। जब भी हम लेटर के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो उसमें रिसीवर के नाम और एड्रेस दिए गए होते हैं, यानी पत्र की सदस्यता में प्राप्तकर्ता का नाम और प्राप्तकर्ता का पता शामिल होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, द यूजफुल फॉर्म्स ऑफ
ग्रीटिंग्स यूज्ड फॉर अनमैरिड वुमेन इज, यानी अविवाहित महिलाओं के लिए सामान्य अभिवेदन के रूप में क्या यूज़ होता है। तो जो भी अविवाहित महिलाएं होती हैं, जो भी ऐसी वुमेन्स होती हैं जो अनमैरिड हैं, उनके लिए जो आप सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं वो आपका होता है मैडम। तो मैडम इज़ यूज फॉर दोज वुमेन्स हु आर अनमैरिड इन द फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग्स और इन द फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मैरिड वुमेन को अगर आप एक एप्लीकेशन लेटर या फिर किसी भी प्रकार का लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन, तो वहाँ पे आप मिसेस लिखेंगे, ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत दिए हैं, आप लोग ध्यान देंगे, बस जो ऑप्शन हम सही लगा रहे हैं सी इसका सही होगा, तो आप सी को ही याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डैश इज अ मोर पावरफुल एजेंट ऑफ परसुएशन एंड कंट्रोल। तो जो स्पीकर होता है ही इज़ द मोर पावरफुल एजेंट फॉर परसुएशन एंड कंट्रोल, यानी प्रेरणा और नियंत्रण के लिए जो सबसे अधिक शक्तिशाली एजेंट होता है वो वक्ता होता है, स्पीकर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। इफेक्टिव एडवाइस। इफेक्टिव एडवाइस क्या होता है। तो इफेक्टिव एडवाइस इज़ बोथ मैन एंड वर्क ओरिएंटेड, यानी इफेक्टिव एडवाइस व्यक्ति उत्साह और कार्य उत्साह दोनों से होती है। इफेक्टिव एडवाइस इज़ गिवन इन द वर्कर्स इंटरेस्ट, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो सलाह दिया जाता है, जो प्रभावी सलाह दिया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। तो प्रभावी सलाह में एक मैन ओरिएंटेड और वर्क ओरिएंटेड बात की जाती है। प्रभावी सलाह में वर्कर के इंटरेस्ट के हित में बात की जाती है। प्रभावी सलाह में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। जब भी आप इफेक्टिव एडवाइस देंगे, जब भी आप प्रभावी सलाह देंगे, तो आप व्यक्ति के उत्साह को बढ़ाएंगे, उसके कार्य के उत्साह को बढ़ाएंगे। कर्मचारियों के हित में आप जो भी सलाह देंगे वो सलाह आपकी कर्मचारियों के हित में होगा, वर्कर्स के इंटरेस्ट में होगा, और उससे वर्कर्स के बीच में ज़्यादा अच्छा समझौता हो पाएगा, उनके बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है द रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज जनरली मेड बाई, यानी जो व्यय की रीइम्बर्समेंट होती है, यानी पुनर्प्राप्ति होती है, वो सामान्यतः कौन करता है। तो जब भी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस के रीइम्बर्समेंट की, व्यय की पुनर्प्राप्ति की, तो वो करने का काम आपके प्रिंसिपल का होता है, आपके ओनर का होता है। सॉरी, इसमें प्रिंसिपल नहीं होगा, इसमें ओनर होगा। तो आपका जो ओनर होता है उसका काम होता है कि एक्सपेंसेस को रीइम्बर्स करे, पुनर्प्राप्ति करे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड। तो इतने सारे ऑप्शंस गलत कैसे दे सकते हैं। मैं अपनी टेक्निकल टीम से एक बार बात कर लेता हूँ कि सारे क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत क्यों हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है कि कोई टेक्निकल एरर हो गया हो, उसी की वजह से सारे के सारे ऑप्शंस गलत हो रहे हों। अगर इसमें इतनी गलती हो रही है तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि ये जब PDF सारथी में अपलोड होगा तो इसको अमेंड करके ही अपलोड किया जाएगा। ठीक है बच्चे, परेशान नहीं होंगे। और जब भी बच्चे लेक्चर को रेफ़र कर रहे हैं, आप लोग लेक्चर में बताए गए आंसर्स को ही ध्यान में रखेंगे, PDF में दिए गए आंसर्स को आप लोग भूल जाएंगे। तो जो भी बच्चे अपने आप को चेक करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आया था पिछले वीडियो में कि सर आप लेक्चर में जो भी ऑप्शंस बता रहे हैं वो ऑप्शंस कौन से सही है, वो पहले से ही दिख जा रहा है। तो पहले से जो दिख रहा है वो ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कि सही है। ठीक है, मैक्सिमम ऑप्शंस इसमें गलत ही हैं। आप पहले से क्या सही है आप अज्यूम कर सकते हैं, अपने दिमाग में इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि जो प्रोसीडिंग होती है, जो मीटिंग होती है, उसका जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो मीटिंग के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को हम माइनट्स कहते हैं, हिंदी में हम उसे मिनट्स कहते हैं। तो एक बैठक की जो प्रक्रिया होती है उसका जो आधिकारिक रिकॉर्ड होता है उसे मिनट्स के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एजेंडा सही दे दिया गया है, लेकिन एजेंडा का मतलब क्या होता है। एजेंडा का मतलब होता है टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन बिजनेस मीटिंग, यानी किसी भी बिजनेस मीटिंग में जिन टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं, जिन विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं, उसी को हम एजेंडा के रूप में जानते हैं। और एजेंडा प्रिपेयर करने का काम जो होता है वो कंपनी के CS का होता है, कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो ये डिसाइड करता है कि कंपनी में कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ कंसाइज एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट अ मीटिंग इज कॉल्ड। तो जो मीटिंग के प्रोसीडिंग्स का कंसाइज और एक्यूरेट रिकॉर्ड होता है उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, यानी संकल्प कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा
जब भी कंसाइज और एक्यूरेट रिकॉर्ड की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? तो उस केस में आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेजोल्यूशन की बात की जा रही है। जब भी कंसाइज और एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग की बात की जाएगी तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, रेजोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑर्गेनाइजेशन थियरी इज रिटन बाय, यानी जो संगठन का सिद्धांत था वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ध्यान से, जो ऑर्गेनाइजेशन थियरी थी वो विलियम स्कॉट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम स्कॉट के द्वारा लिखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। सर्कुलर लेटर इज मेंट फॉर, जो सर्कुलर लेटर है वो किसके लिए ज़रूरी होता है? तो सर्कुलर लेटर इज मेंट फॉर कम्युनिकेशन। सर्कुलर लेटर जो होता है वो संवाद के लिए अभिप्रेरित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। CWO का मतलब क्या होता है? तो CWO का मतलब होता है कैश विथ ऑर्डर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, CWO मीन्स कैश विथ ऑर्डर। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में, डैश रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एट अ रेगुलर एंड प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल्स, यानी ये रिपोर्ट नियमित और निर्धारित अंतरालों पर तैयार और प्रस्तुत की जाती हैं। तो उन रिपोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? उन रिपोर्ट्स को हम पीरियोडिक रिपोर्ट्स कहते हैं, यानी आवधिक रिपोर्ट कहते हैं। तो पीरियोडिक यानी आवधिक रिपोर्ट्स ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है और पीरियोडिक इंटरवल पे, मतलब एक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद उन रिपोर्ट्स को प्रेजेंट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज़ पीरियोडिक रिपोर्ट्स जो होती हैं वो प्रेजेंट की जाती हैं रेगुलर और प्रेस्क्राइब्ड इंटरवल्स पे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें आपसे पूछा गया है, डैश शुड कम एज अ लॉजिकल कंक्लूजन टू इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, यानी जांच और विश्लेषण का एक तार्किक नतीजा क्या होना चाहिए? तो जांच और जो आपका विश्लेषण है उसका जो तार्किक नतीजा होना चाहिए वो निष्कर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्कर्ष, यानी इन्फ्रेंसेस शुड बी द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कंक्लूजन्स। तो अगर आप लॉजिकल कंक्लूजन्स को डिराइव करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस करने के बाद जो लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है उसको हम इन्फेरेंस कहते हैं, यानी हिंदी में उसे हम निष्कर्ष कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। डैश सिस्टम मॉनिटर्स एंड कंट्रोल फिजिकल प्रोसेसेस, तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जो फिजिकल प्रोसेसेस को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है? तो इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो मॉनिटर करता है फिजिकल प्रोसेसेस को और कंट्रोल को? तो उसे हम कहते हैं ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन जो होता है एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ऑफिस के फिजिकल प्रोसेसेस को, यानी भौतिक क्रियाओं को, भौतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और उनको मॉनिटर करने का काम करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑफिस ऑटोमेशन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑल बिजनेस लेटर, तो किसी भी बिजनेस लेटर में जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो क्या होता है? तो सैल्यूटेशन जो होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी बिजनेस लेटर। ये सभी व्यापारिक पत्रों में एक महत्वपूर्ण घटक का काम करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें पूछा गया आपसे, लैंग्वेज यूज्ड इन ऐसे राइटिंग इज, यानी जो ऐसे राइटिंग होता है उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है? ध्यान से, ऐसे राइटिंग में कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है? जब भी आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं तो उस केस में आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो जब भी आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो उस समय आप एक सिंपल लैंग्वेज, एक सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया, वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन मीनिंग आर कॉल्ड एज, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका एक से अधिक मतलब होता है उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं इक्विवोकल टर्म। ध्यान से, द वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग्स, यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं उसे हम इक्विवोकल टर्म्स कहते हैं। याद रखिएगा, द वर्ड्स विच हैव मोर देन वन मीनिंग दे आर कॉल्ड एज इक्विवोकल टर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया, डैश चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्ड एज ग्रेप वाइन, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जिसको ग्रेप वाइन के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है
उसको हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ये आप सभी को पता होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। रिपोर्ट्स फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स टू द सुपीरियर्स टेक द फॉर्म ऑफ, यानी अगर कोई सबॉर्डिनेट से किसी सुपीरियर को रिपोर्ट मिल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो भाई अगर सबॉर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट दे रहा है तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो जब भी इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है तो उसे हम अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन से ए सही हो जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कम्युनिकेशन मीन्स डैश इन्फॉर्मेशन फीलिंग्स एंड थॉट्स विथ अदर। तो आप सभी लोग जानते हैं कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग थॉट्स विथ अदर्स, यानी अगर आप किसी दूसरे इंसान से जानकारी साझा करना चाहते हैं, भावना साझा करना चाहते हैं, तो आप संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक्सचेंज है इन्फॉर्मेशंस का, फीलिंग्स का, थॉट्स का, आइडियाज़ का। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर मास एंड मास। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है वो मास पब्लिसिटी और मास एजुकेशन के लिए ज़रूरी होता है, यानी ऑडियो विजुअल संवाद सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है जब आप सार्वजनिक समर्थन या सार्वजनिक शिक्षण की बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन रेस्पेक्टेड सर इज़ द सैल्यूटेशन द अप्रोप्रिएट कम्प्लीमेंट्री क्लोजेस, यानी जब आपका सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर है तो उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा? तो जब भी आपका सैल्यूटेशन रेस्पेक्टेड सर होता है तो उस केस में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा वो आपका योर्स सिंसियरली होगा। अब ये बिल्कुल अंदर की बात है। लेटर्स जब आप लिखते हैं तो जब आप 9th-10th में होते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है। अगर आपने ऊपर रेस्पेक्टेड सर लिखा है तो नीचे जब आप कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखेंगे ना, यहाँ पे आप लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, वहाँ पे आप योर्स सिंसियरली लिखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। पोस्ट स्क्रिप्ट अपीयर्स इन अ लेटर। जो पोस्ट स्क्रिप्ट होता है वो कहाँ अपीयर होता है लेटर में? तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि पोस्ट स्क्रिप्ट जो होता है वो लेटर के एंड में, यानी लेटर के अंत में अपीयर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पोस्ट स्क्रिप्ट हमेशा लेटर के एंड में अपीयर होता है, लेटर के अंत में अपीयर होता है। तो सारे बच्चे जो भी सारथी के हैं या नहीं हैं, सभी बच्चे हमेशा लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। पीडीएफ्स में कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी जिम्मेदार नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा सिस्टम में इशू हो जाता है या फिर कभी कभी उनको भी पहचानने में आंसर गलती हो जाता है। तो अगली बार से हम कोशिश करेंगे ये गलतियाँ ना हो। स्पेशली 2-3 लेक्चर्स से हम जो पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत मिल रहा है हमको। अब क्या करें, जल्दीबाजी में आप सभी के लिए डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस के एमसीक्यूज़ को अरेंज किया गया है बहुत जल्दी से, इसीलिए थोड़ी बहुत गलतियाँ हमसे हो गई हैं। अब गड़बड़ी हो ही जाती है जब आप हड़बड़ी में होते हैं, तो थोड़ा सा माफ़ करिएगा आप लोग हमको और हमारी टेक्निकल टीम को। अगली बार से जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर रहेंगी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जो सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं? तो इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज ओल्ड फाइलें भी हो सकती हैं, यानी पुरानी फाइलें भी हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं, मीटिंग्स भी हो सकते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज ये सभी के सभी हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। द एम ऑफ डैश शुड बी द ऑर्गेनाइजेशंस बेटरमेंट, यानी किसका उद्देश्य संगठन की सुधार होता है? तो जो ऑर्डर होता है, जो आपका आदेश होता है, उसका उद्देश्य होता है संगठन में सुधार हो। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। डैश इज़ क्वाइट ऑफन अ फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा फिजिकल बैरियर है कम्युनिकेशन का? तो फिजिकल बैरियर जो है आपका वो है नॉइज़। ध्वनि जो होती है वो कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी फिजिकल बैरियर यानी भौतिक बैरियर, भौतिक बाधा के रूप में काम करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। ऑल द मीडिया अवेलेबल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। जो भी मीडियाज़ होते हैं, जो भी मीडियम्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? तो इनको ब्रॉडली हम लोग 4 पार्ट्स में, 4 कैटेगरीज में, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कलर्स ऑल्सो हैव अ डैश इफेक्ट। तो आप सभी लोग जानते हैं कलर्स का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट यानी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। अगर आप किसी भी कलर का कपड़ा पहनते हैं या फिर किसी भी कलर का जूता पहनते हैं
तो उस कलर के जूते पहनने की वजह से आपके ऊपर, आपको जो इंसान देख रहा है सामने वाले के ऊपर, एक साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटरव्यू में आप इस कलर का कपड़ा पहन के जाएं या फिर इंटरव्यू में आप इस प्रकार का जूता पहन के जाएं, क्योंकि आपके पहने गए कपड़े और आपके जो हाव भाव होते हैं वो सामने वाले इंसान पे एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ देते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स आर नोन एज, यानी जो भावनाएं और इशारे होती हैं वो क्या होती हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशंस और जो जेस्चर्स होते हैं उन्हें हम वैसे तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आप याद रखिएगा फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो कि दिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग इज कॉल्ड, यानी जो भी आइटम्स किसी भी मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाले हैं, किसी भी मीटिंग में कंसिडर किए जाने वाले उन आइटम्स को हम क्या कहते हैं, तो उन आइटम्स को हम एजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन आइटम्स को हम एजेंडा कहते हैं। एजेंडा मीन्स द लिस्ट ऑफ आइटम्स और द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन अ बिजनेस मीटिंग, यानी किसी भी व्यावसायिक मीटिंग में जिन टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन करना होता है उन टॉपिक्स को हम टेक्निकली एजेंडा के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। डैश इज डन बाय ड्राइंग अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन अ मीटिंग, तो इसका भी मतलब वही हो जाएगा, अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन को पूछा गया है। एजेंडा का मतलब आप समझ लीजिए, जो भी टॉपिक्स आप बिजनेस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आइटम्स आप बिजनेस मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं, उसी को हम एजेंडा के रूप में जानते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एजेंडा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग इज कॉल्ड, तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो मीटिंग की प्रोसीडिंग्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है उसे हम मिनट्स के रूप में जानते हैं, हिंदी में उसे हम मिनट्स कहते हैं। चलिए 42 है, मरीन इंश्योरेंस इज अफेक्टेड बाय एफपीए। एफपीए का मतलब क्या होता है? तो मरीन इंश्योरेंस जो अफेक्टेड होता है एफपीए के द्वारा, उस एफपीए का मतलब होता है फ्री ऑफ पार्शियल एवरेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज फ्री ऑफ पार्शियल एवरेज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। द एफर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स, फीलिंग्स और बिलीफ इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा प्रयास जिसके माध्यम से आप किसी इंसान के दृष्टिकोण, किसी की भावना, किसी के विश्वासों को प्रभावित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उस एफर्ट को हम परसुएशन के नाम से जानते हैं, उस एफर्ट को हम प्रेरणा के रूप में जानते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परसुएशन, दैट इज प्रेरणा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। डैश इज अ बेसिक मैनेजमेंट टूल यूज्ड इन अ बिजनेस डिसीजन मेकिंग, यानी इसमें से कौन सा ऐसा बेसिक मैनेजमेंट टूल है जो डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज़ रिपोर्ट। रिपोर्ट एक ऐसा मैनेजमेंट का टूल होता है जिसको पढ़ के आपके जो बिजनेस का मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लेता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, रिपोर्ट्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। डैश इज अ डिवाइस बाय विच लॉसेस सफर्ड बाय अ फ्यू आर शेयर्ड बाय मैनी, इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से जो लॉस एक के द्वारा बियर की गई है वो अलग अलग लोगों में साझा किया जाता है? तो उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस में होता क्या है, लॉस हमारा होता है लेकिन शेयर उसको कंपनी हमसे करती है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने इंश्योरेंस कराया था अपने घर का और हमारा घर जल गया, तो नुकसान तो हमारा हुआ, लॉस तो हमारा हुआ, लेकिन उसकी जो भरपाई होगी, उसकी जो रीइंबर्समेंट होगा वो आपका इंश्योरेंस कंपनी करेगी। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको लॉस में शेयरिंग कर रही है, आपके रिस्क में आपसे हिस्सेदारी ले रही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। डैश इज यूजुअली इंडिकेटेड इफ एनीथिंग इज टू बी अटैच टू अ लेटर। ध्यान से, अगर आप किसी भी लेटर में कुछ भी अटैच करते हैं तो उसे हम इनक्लोजर्स कहते हैं। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इनक्लोजर का मतलब होता है किसी भी पत्र के साथ अगर आप कुछ जोड़ के भेजते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़, तो उसे हम इनक्लोजर कहते हैं। ध्यान से, किसी भी पत्र के साथ या फिर किसी भी लेटर के साथ अगर कोई भी चीज़ आप अटैच करते हैं, जोड़ के भेजते हैं उस लेटर को, तो उसे हम इनक्लोजर के रूप में जानते हैं। और इनक्लोजर जो होता है वो आपके मेल में भी होता है।
चलिए क्वेश्चन 47 की बात करते हैं। व्हेन सुपीरियर्स प्रोवाइड डायरेक्शंस टू देयर सबऑर्डिनेट रिगार्डिंग व्हाट टू डू विच इज़ नोन एज डैश कम्युनिकेशन, यानी जब आपके सुपीरियर्स आपके सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि आपको क्या करना है तो इसे हम किस प्रकार का कम्युनिकेशन कहेंगे, तो इसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक आ रही है, यानी जो इंसान ऊपर वाले मैनेजमेंट में है, जो इंसान टॉप या मिड लेवल मैनेजमेंट में है, उससे इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुँच रही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 48 की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो किसी भी संगठन के बीच जो अनौपचारिक संवाद नेटवर्क होता है उसे हम ग्रेप वाइन के रूप में भी जानते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेप वाइन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 49 की। डैश इज एन अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन, यानी इसमें से कौन सा प्राधिकृत संवाद है। तो जब भी हम अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ऑर्डर आना चाहिए। अगर आपको कोई भी आदेश दे रहे हैं तो वो एक अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन है, क्योंकि ऑर्डर अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्राधिकरण को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। आप सभी लोग जानते हैं भाई, जब भी आप टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो आप ओरल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही टेलीफोन पे बात करते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज़ टेलीफोन। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमने टोटल अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, और एक और लेक्चर होगा इसके अलावा जिसमें हम आपका 2021-22 का PYQ डिस्कस करेंगे, और एक और लेक्चर इसके बाद आएगा जिसमें हम 2022-23 का PYQ डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस का हमने वादा किया था कि हम अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो 200 क्वेश्चन के टारगेट हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।